प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इसमें हमने कल जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चनों को कर लिया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या है। रक्तदान के दौरान बढ़ती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता? रक्तदान के दौरान बढ़ती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता? हेपेटाइटिस बी, ये तो होने वाला रोग है। मलेरिया, इसको आपने नहीं पढ़ा, अर्थात ये रोग रक्तदान के दौरान नहीं होता। रुधिर लाइनता, ये भी होता है। क्रूएट, फेंडर, चेकअप रोग, ये भी होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे मलेरिया है। प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर होगा वो होगा आपका है मलेरिया। मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों के समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? पहला है ए रुधिर वर्ग, दूसरा है बी रुधिर वर्ग, तीसरा है ओ रुधिर वर्ग और चौथा है ए बी रुधिर वर्ग। कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? उसमें आएगा उत्तर में गे ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग, ओ रुधिर वर्ग। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? हीमोफीलिया का इलाज, मलेरिया का इलाज, डेंगू का इलाज, 2 व 3, यानी कि 2 में मलेरिया है और 3 में डेंगू का इलाज। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता अनुप्रयोग नहीं है। देखो, हीमोफीलिया का इलाज तो आनुवंशिकता अनुप्रयोग ही है, लेकिन मलेरिया का इलाज और डेंगू का जो इलाज है ये दोनों ही रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे है आंसर में है, और उसमें आएगा आपका खे व गे दोनों, खे व गे दोनों। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आपने इसे पढ़ा है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त के महीने में मैं आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें एक में दे रखा 13 सितंबर और दूसरे में दिया हुआ है 13 अगस्त, गे में दिया है 13 मई और 13 जून। तो इसमें आएगा 13 अगस्त है, 13 अगस्त। 13 अगस्त में अंगदान दिवस को मनाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है प्रति 10 लाख में। पूछ रहा है वो, भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख में। पहले में दे रखा है 0.1, दूसरे में दिया है 2, तीसरे में दिया है 0.8 और चौथे में दिया हुआ 1.8। तो इसका गे होगा 8। गे आंसर इसका गे में 0.8 है, तो आप 0.8 लिखेंगे। ये इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए।
बहुचयनात्मक प्रश्न में से ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये। मनुष्यों में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती हैं? मनुष्यों में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरक्षी विधियां। प्रतिरक्षी विधियां, प्रतिरक्षी विधियां। देखो आप, जब हमने लेसन स्टार्ट किया तो मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि मानव में दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां होती हैं। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधि, स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधि। और दूसरी बताई थी मैंने आपको उपार्जित प्रतिरक्षी विधि। उपार्जित प्रतिरक्षी विधि या प्रतिरक्षा विधि एक ही बात है। स्वाभाविक, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। जन्मजात प्रतिरक्षा। उपार्जित ये प्रकृति से ग्रहण किए जाते हैं, बाह्य वातावरण से ग्रहण की गई प्रतिरक्षा किसके अंतर्गत आती है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के अंतर्गत आती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया या कोई फंजाई, कवक आदि कोई रोगाणु जब शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो सबसे पहले वो एज ए प्रतिजन प्रविष्ट होंगे तो सबसे पहले उसका जो मुकाबला होगा सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के साथ होता है। ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के दौरान उस रोगाणु को रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि हम रोगग्रस्त ना हो और हम पर किसी प्रकार के कोई रोग कारक का प्रभाव ना आए। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा विधि में सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो विधि है इसके माध्यम से उसे शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। जो ये जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है, जिसे हम एनर्जी के रूप में और या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र होता है और उससे ये हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा विधि है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसे बाहर से अर्जित किया जाता है। जब हम लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के माध्यम से जब हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाले जो रोगाणु है उन पर किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं हो पाती तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद जब हम चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें दवाएं देता है, जो हमें इंजेक्शन या अन्य कोई ड्रॉप देता है, तो वो सभी चीजें उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको 4 प्रकार के प्रतिरक्षियों के बारे में बताया था। नंबर 1 IgM, एक है IgG, तीसरा है IgA और चौथा है IgE। ये 4 प्रतिरक्षी का वर्णन आपके कोर्स में है। वैसे 5 होते हैं, एक IgD भी होता है, लेकिन आपके यहाँ केवल 4 का वर्णन है, IgM, IgG, IgA और IgE। इस प्रकार से 4 प्रतिरक्षी हैं।
जिनका विस्तृत अध्ययन आप कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? प्रतिजन का आणविक भार, प्रतिजन का आणविक भार देखिए, मैंने आपको लिखवाया था ये 6000 डाल्टन या इससे ज्यादा या इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा। प्रतिजन का आणविक भार कितना होगा? 6000 डाल्टन या इससे ज्यादा। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा, 6000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? आपको याद हो तो गामा ग्लोबुलिन के रूप में मैंने लिखवाया था जब आपको प्रतिरक्षी का विस्तृत अध्ययन करवाया था। वहां प्रतिरक्षी का आपको सचित्र वर्णन करवाया था। प्रतिरक्षी के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा पढ़ा है, तो मैंने वहां लिखवाया होगा कि प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। लिखेंगे आप प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से इनको अंडरलाइन कर लेना रेड लाइन से। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि इस लेसन से एक नंबर के 3 प्रश्न कवर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नंबर के प्रश्न में इतना ही बड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण में मौजूद या भ्रूण में पहुंच जाता है? आंवल को पार करके भ्रूण में पहुंचने वाला प्रतिरक्षी। ये इस तरह के प्रश्न हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, यही नंबर के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके? क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण में, कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है? भ्रूण में पहुंच सकता है, पहुंच सकता है।
जब मैंने इनको पढ़ाया था आपको इनके चार टाइप से बताए थे, तो मैंने इसकी विशेषता लिखवाई थी और आपको पता होना चाहिए IgG एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करेगा और भ्रूण में पहुंचेगा। IgG बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंवल को पार करके भ्रूण में पहुंचने वाले प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgG। अगला क्वेश्चन है मांस कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। मांस कोशिका पर क्वेश्चन नंबर 21। मांस कोशिका पर पाई जाने वाली मांस कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखें। प्रतिरक्षी का नाम लिखें। मांस कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी IgE, ये एलर्जी और मांस कोशिका में पाई जाती है। IgE मांस कोशिका में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है। IgE कौन सी है? कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण में जाएगा? IgG। और मांस कोशिका में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgE। ध्यान रखना, कोई एक नंबर के प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस लेसन से आते हैं। एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं गैसों के विनिमय में संलग्न होती हैं? गैसों के विनिमय में संलग्न होती है। विनिमय में संलग्न होती हैं। आपको याद होना चाहिए, हमने रक्त की 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ाई हैं आपको, RBC, WBC और विमाणु, जिन्हें अपन प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। और RBC जो कोशिका है, लाल रुधिर कणिकाएं, के बारे में मैंने लिखवाया था। ये गैसों का विनिमय एवं संवहन करती हैं। RBC जो कोशिकाएं होती हैं वो गैसों के विनिमय में और उनके संवहन में उत्तरदायी हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, कोष्ठक में लिखना RBC। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो रुधिर में गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी हैं। गैसों का विनिमय RBC कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? याद होना चाहिए आपको, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया। इसको 4 भागों में डिवाइड किया, 4 समूह में बांटा। कार्ल लैंडस्टीनर
कार्ल लैंडस्टीनर ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त को 4 समूह में डिवाइड किया, 4 समूह में बांटा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में बांटा था, 4 समूह में बांटा था, 4 वर्गों में बांटा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न है। ऐसा ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इस लेसन से एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के यही प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह है O, रुधिर वर्ग O। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता और सर्वग्राही होता है AB। AB जो रुधिर वर्ग है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। AB प्रकार का जो रुधिर होता है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है और वो रुधिर वर्ग जो है ये सर्वदाता रुधिर वर्ग के नाम से जाना जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 25, में देखिए किस रक्त समूह में किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। किस रक्त समूह में A और B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? याद है आपको, आपने रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको 4 टाइप पढ़ाए थे, A वर्ग, B वर्ग, AB वर्ग और O वर्ग। रुधिर वर्ग जो A है इसमें A प्रतिजन पाया जाता है, B वाले में प्रतिजन B होता है और रुधिर वर्ग AB जो है उसमें A और B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम AB रुधिर वर्ग है। और O रुधिर वर्ग में A और B इनमें से कोई नहीं पाया जाता, ना तो A प्रतिजन पाया जाता है ना B प्रतिजन पाया जाता है, दोनों ही एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे शून्य वर्ग कहते हैं। क्या नाम कहा इसको पहले? शून्य वर्ग के नाम से जाना गया। तो किस रुधिर वर्ग में A और B दोनों ही प्रतिजन होंगे? रुधिर वर्ग A में, सॉरी रुधिर वर्ग AB में। उत्तर में लिखेंगे आप, लिखेंगे रुधिर वर्ग AB में A व B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग AB में A व B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग AB में दोनों ही प्रतिजन A और B पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है? विश्व के कितने प्रतिशत लोगों में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में
विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में या व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है? याद है आपको, तो मैंने बताया था ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक पाया जाता है वो RH धनात्मक कहलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक पाया जाता है RH धनात्मक कहलाते हैं, और ये पूरे विश्व के 85% लोगों की गिनती होती है लगभग, जबकि मात्र 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता, जबकि 85% लोग कैसे हैं जिनमें RH कारक उपस्थित होता है, पाया जाता है। तो ये ध्यान, कितने प्रतिशत, अभी प्रतिशत भी पूछ रहा है आपसे, तो आप लिखेंगे 85% जो लोग हैं या व्यक्ति हैं उनमें RH कारक धनात्मक पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे आप 85% व्यक्तियों में 85% व्यक्तियों में RH धनात्मक पाया जाता है। RH धनात्मक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सत्ताईसवां क्वेश्चन देखें आप। कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, RH कारक के 5 प्रकार पढ़े थे आपने। RH E, RH छोटा ई, RH बड़ा सी, RH छोटा सी, और एक था RHD। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था RHD। 5 थे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपने पढ़ा था RHD के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण होता है RHD। तो कौन सा RH कारक? यहाँ लिखेंगे RHD सबसे महत्वपूर्ण RH कारक है। RH कारक है। RHD सबसे महत्वपूर्ण RH कारक है। इसके बाद नेक्स्ट है 28वां प्रश्न। प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया? प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया? प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया? देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर, फ्रांस के चिकित्सक थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ये फ्रांस के चिकित्सक थे जिन्होंने सबसे पहले रक्तदान की प्रक्रिया संपादित की। जीन बैप्टिस्ट डेनिस ये फ्रांस के चिकित्सक थे। अगला जो क्वेश्चन है 29वां, समजात आधान, ये आधान होना चाहिए।
बुक में गलत है, साधान नहीं है, आधान है ये। क्वेश्चन नंबर 29 आपको याद हो तो मैंने आपको आधान में जब आधान पढ़ाया था तो उसके दो प्रकार करवाए थे, एक तो समजात आधान और एक करवाया था समजीवी आधान। समजात और समजीवी, समजात में तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के रक्त का संग्रहण कर लेना और उसे यूज में लेना समजात आधान कहलाता है। और समजीवी में क्या होता है, उसी व्यक्ति के रुधिर का संग्रहण करके उसी को काम में लेना। एक व्यक्ति के रुधिर का संग्रहण कर लिया और उसी को काम में लेना, यूज में लेना, उपयोग में लेना, समजीवी आधान कहलाता है। ये जो आधान है तुम्हारा, ये है समजात आधान। तो समजात जो आधान है इसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। तो आप यहां लिख लेंगे, पहले तो आप इसे बुक में सही कर लें। समजात साधान की जगह आधान करें, समजात आधान, समजात आधान। इसमें हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग करना, किसी भी व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग करना समजात आधान कहलाता है। समजात आधान कहलाता है, समजात आधान कहलाता है, समजात आधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 ये हो गया। 30वां है, तीसरा क्या कह रहा है, रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम। रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले निम्न तीन विकल्पी हैं, IgA, IgB और Ig0 या I, ऐसे लिखेंगे। ये तीन विकल्पी होते हैं, IgA, IgB और Ig0 या I, ये तीन विकल्पी हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाई दिया था, ऑब्जेक्टिव में था। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 31वां क्वेश्चन है आपका, ये आपकी पुस्तक का 31वां प्रश्न है, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको करवाई दिया अभी थोड़ी देर पहले, 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगला नेक्स्ट जो लेसन होगा आपको नेक्स्ट डे करवाया जाएगा। धन्यवाद।